नमस्ते। कभी सोचा है कि ये जो दुनिया हमें दिखती है वो असल में किससे बनी है? आज हम इसी अदृश्य दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। और यकीन मानिए, सच्चाई हमारी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। जरा सोचिए, हमारे आसपास ये जो कुर्सी है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं, या वो दूर टिमटिमाते तारे, आखिर ये सब बने किस चीज से हैं? बस यही एक सवाल है जो हमें हमारी आज की खोज पर लेकर जाएगा। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक खास विज्ञान की मदद लेनी पड़ेगी। और यहीं से होती है केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की एंट्री। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये है क्या। मतलब, बहुत आसान भाषा में कहें तो अगर हमें किसी भी चीज को समझना है तो पहले ये जानना होगा कि वो बनी किस चीज से है, राइट? बस यही काम है केमिस्ट्री का। ये हमें हमारे आसपास की दुनिया के इंग्रेडिएंट्स को समझने में मदद करती है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि हमारी गाइड कौन है, केमिस्ट्री। तो चलिए अब एक कदम और अंदर चलते हैं। अब हम पदार्थ या मैटर के बड़े आइडिया से जूम इन करेंगे और देखेंगे कि इसके सबसे पहले सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं। और हमारा पहला बिल्डिंग ब्लॉक है अणु, जिसे हम मॉलिक्यूल भी कहते हैं। इसकी परिभाषा देखिए, कितनी सीधी और पावरफुल है। अणु यानी मॉलिक्यूल कई सारे परमाणुओं मतलब एटम्स के जुड़ने से बनता है। चलिए इसे कुछ रोजमर्रा के उदाहरणों से समझते हैं। ये देखिए, ये है नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल। इसमें क्या है? बस दो नाइट्रोजन के एटम एक साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे ही लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल मिलकर वो हवा बनाते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं। सिंपल। अब पानी को देखते हैं। यहां कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है। दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम। बस एटम्स का अरेंजमेंट थोड़ा बदला और देखिए, जिंदगी के लिए सबसे जरूरी चीज तैयार हो गई। और अब कुछ और कॉम्प्लेक्स देखते हैं। सिरका। यहां कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कई सारे एटम एक खास पैटर्न में जुड़े हैं और बन गया किचन में काम आने वाला विनेगर। कमाल की बात है ना कि बस कुछ ही तरह के एटम्स को अलग अलग तरीकों से जोड़कर कितनी सारी, मतलब अनगिनत चीजें बनाई जा सकती हैं। तो ठीक है, हम मैटर से मॉलिक्यूल पर आए और मॉलिक्यूल से एटम पर। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, हमें और भी अंदर जाना होगा। अब सवाल यह है कि एक एटम के अंदर क्या होता है? इसका जवाब ना कोई सीधी सादी खोज नहीं है। ये तो अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक साइंटिफिक जासूसी कहानी, जहां हर एक सुराग के साथ हम हकीकत के और भी करीब पहुंचते गए। तो मिलिए हमारी कहानी के तीन मेन कैरेक्टर्स से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। यही वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जो मिलकर किसी भी एटम को पूरा करते हैं। अच्छा, अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये इन तीनों के बारे में कुछ बहुत मजेदार बातें बताता है। पहले वजन की बात करते हैं, यानी मास की। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग एक बराबर वजन के हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, उसका वजन तो मतलब नगण्य है। मतलब इतना कम कि उसे गिनने की भी जरूरत नहीं। और अब सबसे जरूरी चीज, इनका चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और न्यूट्रॉन, उस पर कोई चार्ज नहीं, वो न्यूट्रल है। और ये जो चार्ज है वो इतना जरूरी क्यों है, ये तस्वीर इसे एकदम साफ कर देती है। देखिए, जब इन पार्टिकल्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजारा जाता है तो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ खिंच जाता है और पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन नेगेटिव प्लेट की तरफ। और हमारा न्यूट्रल न्यूट्रॉन, वो तो बिल्कुल सीधा निकल जाता है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, और ये खोजें कोई एक दिन में नहीं हो गई। जे थॉम्सन को 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला। लेकिन इस पहेली का जो आखिरी टुकड़ा था, न्यूट्रॉन, उसे खोजने में करीब करीब 30 साल और लग गए। और इसके लिए 1935 में जेम्स चैडविक को नोबेल मिला। तो अब हमारे पास एटम के सारे हिस्से आ चुके हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, ये सब एक एटम के अंदर रहते कैसे हैं, किस तरह से अरेंज्ड हैं? और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां एक पुराने आइडिया को चैलेंज किया गया और एटम की पूरी परिभाषा ही बदल गई। ये था एटम का पहला मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। मतलब जरा सोचिए कि पूरा एटम एक पॉजिटिव चार्ज वाली पुडिंग है और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन उसमें सूखे मेवों की तरह जगह जगह धंसे हुए हैं। उस समय के हिसाब से ये आइडिया काफी लॉजिकल लगता था। फिर एंट्री होती है अर्नेस्ट रदरफोर्ड की।
उन्होंने इस मॉडल को टेस्ट करने के लिए एक बहुत ही सिंपल पर जीनियस आइडिया निकाला। उन्होंने सोचा कि अगर एटम वाकई पॉजिटिव चार्ज का एक सॉफ्ट सा गोला है, तो अगर हम उस पर तेजी से पॉजिटिव पार्टिकल्स फेंकें तो उन्हें तो बस आर पार निकल जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई गेंद कोहरे के बीच से निकल जाती है। तो ये थी उम्मीद। रदरफोर्ड और बाकी साइंटिस्ट यही सोच रहे थे। उन्होंने सोने की एक बहुत ही पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की। उन्हें लगा था कि ज्यादातर पार्टिकल्स बिना किसी रुकावट के सीधे निकल जाएंगे या शायद हल्का फुल्का रास्ता बदलेंगे। और फिर वो हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक तरफ है वो जो उन्होंने सोचा था होगा, और दूसरी तरफ है वो जो असल में हुआ। हाँ, ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, लेकिन कुछ पार्टिकल्स बहुत बुरी तरह से मुड़ गए। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि कुछ पार्टिकल्स तो सीधे वापस आ गए। रदरफोर्ड ने बाद में कहा कि ये ऐसा था जैसे आपने एक टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाया हो और वो टकराकर वापस आप ही को लग जाए। ये बिल्कुल अनसोचा था। तो नतीजा बिल्कुल साफ था। प्लम पुडिंग मॉडल गलत था, हो ही नहीं सकता था। सोने की उस ततली सी पन्नी के अंदर जरूर कोई बहुत छोटी, बहुत भारी और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज थी जो उन पार्टिकल्स को इतनी जोर से वापस फेंक रही थी। और यही तो साइंस की खूबसूरती है, जब सबूत सामने आते हैं तो थ्योरी को बदलना पड़ता है। और इसी हैरान कर देने वाले नतीजे से एटम का एक बिल्कुल नया मॉडल पैदा हुआ। रदरफोर्ड ने यह समझा कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग सारा का सारा वजन उसके सेंटर में एक बहुत ही छोटी सी जगह पर इकट्ठा है। इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये हमें रदरफोर्ड की खोज के सबसे ज्यादा चौंकाने वाले सच पर लेकर आता है। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, अगर एक एटम को एक बड़े फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा कर दिया जाए तो उसका न्यूक्लियस मैदान के बीच में रखे एक कंचे जितना होगा, और इलेक्ट्रॉन वो स्टैंड्स में कहीं घूम रहे होंगे, और बीच की बाकी सारी जगह वो बिल्कुल खाली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेज, ये दीवार, सब कुछ असल में लगभग पूरी तरह से खाली जगह है। और यहीं पे मैं एक आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर हम और हमारे चारों ओर की हर चीज असल में 99.999% खाली जगह है, तो फिर कोई भी चीज ठोस क्यों लगती है? हमारा हाथ इस मेज के आर पार क्यों नहीं निकल जाता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें क्वांटम फिजिक्स की और भी गहरी दुनिया में ले जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।